अगर हिंदुस्तानी मिनिएचर पर कोई मबसूत तहरीर लिखी जाए तो ये कदम फन की दुनिया की तारीख में बहुत ही अहम कारनामा होगा। इन मिनिएचर को लतीफ़ गनायत, नफीसो दकीक खाका निगारी, आरास्तगी, रंगों की शोखी और नफासत जैसी खुसूसियात की बिना पर दीगर ममालिक की किसी भी अहद की बेहतरीन मुसव्विरी के मुकाबिल रखा जा सकता है। हिंदुस्तानी मुसव्विर 16वीं सदी के आगाज में भी फने मुसव्विरी के मैदान में अपना ताबनाक माजी रखते थे। इस्लामी अहद से पहले जैन मजहब और बुद्ध मजहब के मानने वालों के यहाँ मुसव्विरी की रवायत पहले से मौजूद थी। हिंदू, बौद्ध और जैन मजहब के मानने वालों की इबादतगाहें ज़माना क़दीम से ही मुख्तलिफ नक्शो निगार और तस्वीरों से आरास्ता रहती थी। उनकी दीवारें मुख्तलिफ किस्म की नक्काशी से मुज़य्यन होती थीं। उन मंदिरों के कुतुबखाने और ख़ज़ाने जिनमें मजहबी मखतूते होते थे, नक्काशी व खत्ताती से भरे होते थे और किताबें अक़ीदतमंदों के लिए मजहबी तालीमात पर मबनी होती थीं। इब्तिदाई बुद्धिस्टों के जरिए ताड़ के पत्तों पर बनाई गई तस्वीरें और किताबों के लकड़ी के कवर को 10वीं सदी और उसके बाद के तर्ज मुसव्विरी में भी उसी रवायती तर्ज पर पाया जाता है जो इससे कब्ल दीवारों की पेंटिंग और तस्वीरों में पाया जाता था। ये मखतूते मगरिबी हिंदुस्तानी तस्वीरों से, जिनके नमूने अजंता की नक्काशी और तस्वीरों में मिलते हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। देखिए, अर्लीस्ट जो है वो तो रॉक पेंटिंग्स हैं और उनका जो टाइम है करीब 12,000 साल पहले का है। कई जगह पर रॉक पेंटिंग्स इंडिया में निकली हैं, जिसमें भीमबेटका है, ग्वालियर के आसपास लिखी छाछ और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर एक अलग ट्रेडिशन चली है वो, और वो ट्रेडिशन को हम लोग कह सकते हैं फोक ट्रेडिशन थी वो। उसमें ही मिलते हैं कि शिकार के दृश्य भी मिल जाते हैं, उसमें इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं, जानवरों के चित्र भी मिल जाते हैं। इसके बाद अचानक 10,000 साल तक कहीं कुछ पता नहीं लगता है और फिर हम पहली दूसरी शताब्दी में आ जाते हैं। तब जा कर के यहाँ पर फिर भित्ति चित्र मिलना शुरू हो जाते हैं। स्कल्पचर्स और भित्ति चित्र दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों में जो समानता वो ये है कि दोनों ही एक बिल्कुल सेट इमेजरी के साथ चलते हैं, रिलीजियस इमेजरी है उसी के साथ चलते हैं। पेंटिंग्स जो अभी तक कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड, वो 999 नियरली 1000 AD के आसपास की है, पाम लीफ के ऊपर। उनको पाला पेंटिंग्स कहते हैं। मोस्टली वो बंगाल से हैं, थीम बुद्धिस्ट है। मगर अभी रिसेंटली गिलगित में एक्सकवेशन हुआ था, तो उस टाइम वहाँ पर 700 के आसपास के गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं। वो गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट के जो बुक कवर्स हैं वो छोटे साइज़ के, वही पाम लीफ के, वो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। उनके जो बुक कवर्स हैं उनको हम अपनी टेक्निकल या मिनिएचर की लैंग्वेज में पटलियाँ कहते हैं, क्योंकि जैसे पहले एक सिस्टम होता था कि किताब बना के उसके दोनों तरफ लकड़ी की पटली लगा के उसको रैप किया जाता था, तो वो पटलियों के अंदर के जो साइड है उसमें छोटी पेंटिंग हुई है। तो अब हम अपनी पेंटिंग का ट्रेडिशन जो है वो 700 to 750 से ट्रेसिंग उसका शुरू कर सकते हैं। दो बीच में जो 300 ईयर्स हैं उसके बहुत मिसिंग लिंक्स हैं, अभी उसके ऊपर इतना रिसर्च नहीं हुआ है, मगर अभी भी जो ब्रॉड लाइन है इंडियन मिनिएचर्स की वो 1000 AD से शुरू होती है। जो सबसे बड़ा फॉर्म मिलता है वो अजंता में मिलता है। अजंता में आपको सारे रूप मिल जाते हैं। जो 3 मुख्य डिपार्टमेंट्स हैं पेंटिंग के, वो तीनों की तीनों वहाँ मिल जाते हैं। व्यक्ति चित्र मिल जाते हैं, इलस्ट्रेटिव पेंटिंग्स मिल जाती हैं और सजावटी चित्र मिल जाते हैं। पूरा का पूरा ऊपर का जो वितान है
जो छत है अंदर की जो गुफाओं की, वो सब की सब सजावटी चित्रों से बनी हुई है। जो पिलर्स हैं उनके ऊपर सजावटी चित्र बने हुए हैं, बेल बूटे बने हैं, जानवर बने हुए हैं। लेकिन जो मुख्य जगह हैं वहाँ पर बोधिसत्वास बने हुए हैं, कहीं कहीं पर बुद्धा के चित्र भी बने हुए हैं, और बीच में जो बड़े पैनल्स हैं उनमें सबके सब में जातकाज को इलस्ट्रेट किया गया है। अजंता की बेशतर पेंटिंग्स सहरुखी नौइयत की हामिल हैं, जो हिंदुस्तानी संग तराशी में मुमताज हैसियत रखती हैं। सोलहवीं सदी तक दीवारों की पेंटिंग में दो रुखी डिजाइन नजर आते हैं। रवायती संग तराशी की ये नुमायां कमजोरी है। साथ ही महारत रखने वाले फनकार पेंटर संग तराशी को असरंगेज बनाने में भी नाकाम रहे हैं। कागज के चलन में आ जाने के बाद उसकी तख्लीकियत, लचीलापन और इख्तिराई कुव्वत में इजाफा हुआ, लेकिन ये तब्दीली धीरे धीरे अमल में आती है। दीवार से छोटे से कैनवस तक मुंतकिल होना इस फन की तख्लीकी कुव्वत का ही मजहर है। लेकिन ये सिर्फ एक जरिए से दूसरे जरिए में मुंतकिली या कैनवस के साइज में इन्हिराफ या इख्तिरा ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी मिनिएचर की अपनी दरियाफ्त है। ये नया फन जिसके अंदर लामुतनाही माजी पिन्हा है और जो वक्त का भी आईना है, वो इलाकाई या गैर इलाकाई सबों को अपने अंदर समोता है। शुरुआत हुई या ये अजंता से अगर हम जोड़ें तो ये बहुत मेरे जहन में स्पेसिमेन ढूंढना जो जोड़ते हुए चलें आगे, गैप को भरें, नहीं मिलते हैं। मगर जो अगर हम बहुत उसको करीब से देखें, मिनिएचर पेंटिंग को और अजंता को भी देखें, तो हमें उसकी टेक्निक में, उसके पैलेट में, उसके नैरेटिव्स में और उसकी फिगरेटिव उसकी जो उसकी फिगर ड्राइंग्स हैं या जो उसकी जो कला है जो हमें दिखता है, तो वो जैसे कि हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट हिस्टोरियन जिनका नाम लेना बहुत ही अवश्य है, जैसे आनंद कुमार स्वामी ने ही ये इस चीज़ को सबसे पहले, मतलब ये 20th सेंचुरी का शुरू का अरसा है की बात कर रही हूँ मैं, जब शांति निकेतन भी हमारा बन रहा था और हमारी नेशनलिज्म भी जो है वो उरूज पे थी, उस वक्त की बात कर रही हूँ। और मतलब बहुत दिन नहीं हुए हैं उसको, अभी 60 साल या 70 साल पहले की बात हो रही है या ज़रा और आगे की बात हो रही है। तो वो उस वक्त ये उसकी जो लिंक है, ये कुमार स्वामी साहब ने जो है उसको इस्टेब्लिश किया। दसवीं सदी में ताड़ के पत्तों पर की गई पेंटिंग और आज की जिंदगी में कोई रब्त नहीं है। उस वक्त के फनकार बुद्ध, जैन और हिंदू देवी देवताओं और मंडल यानी 4 दरवाजों पर मुश्तमिल एक मुरब्बा, जिसे मजहबी रस्मों रिवाज के लिए बनाया जाता था, की तस्वीरें बनाते थे। ये फनपारे सिर्फ पूजा के लिए मखसूस थे और भक्तों के पास ही जमा रहते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि ये मखतूते जादुई कुव्वत रखते हैं। अजंता में भी जिन लोगों ने चित्र बनवाए थे वो 2 तरह के लोग थे।
एक तो वो थे जो समर्पित थे धर्म के लिए और जाकर के वहीं गुफाओं में रहते थे, उनको वहीं रहना था। तो वो उनका डिवोशन था, वो अपना जो भक्ति भावना है वो कैसे प्रकट करें, कैसे उसको व्यक्त करें। तो एक उनके सामने तरीका था कि उनमें अगर जो कला रुचि के लोग होते थे वो चित्रकला बनाने लगते थे। उन्होंने एक बुद्ध का चित्र बनाया तो वो समझते थे कि मैंने बुद्ध को पूरी अपनी अर्घ चढ़ा दिया, अपनी श्रद्धांजलि दे दी। तो एक तो वो लोग थे कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, खुद कलाकार थे, तो वो अपने बनाते थे। लेकिन ज़्यादा ऐसे लोग बहुत कम होते थे कि सबके सब भक्त भी हों और चित्रकार भी हों। ज़्यादातर वो लोग थे जो कमीशन करके लोग करते थे। कोई राजा ने, किसी बड़े आदमी ने, ज़्यादातर पैसे वाले जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने उनको नियुक्त किया कि आप हमारे हिसाब से इस पट्टी को, इस पूरे के पूरे को सजा दीजिए, जो आज भी परंपरा है। आज भी मंदिरों वगैरह में होता है कि वेदी बनवा दीजिए, ये फर्श बनवा दीजिए, तो लोग बनवा देते हैं, अपना नाम का बीजक लगवा देते हैं। तो अजंता में वही ज़्यादा पद्धति रही है कि ट्रेडर्स ने अपनी तरह से चित्र बनवाए और चित्रकारों को कमीशन किया कि आप हमारे लिए बना दीजिए। बाद में लेकिन जो ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन का मुख्य कारण ये था कि जहाँ लोगों को ये लगा कि ये तो चित्र तो बने हैं दीवार पर, हम इन्हें अपने साथ तो ले जा नहीं सकते हैं। लेकिन जो आदमी पैसा खर्च करता था, जो ट्रेडर था, वो ज़्यादातर विदेशों में लंबी दूर दूर तक यात्राएं कर रहा था। उसे अपने साथ बुद्ध के चित्र ले जाने की इच्छा होती थी। वो सोचता था कि ये चित्र मैं अपने साथ भी ले जाऊं। जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उन मैन्युस्क्रिप्ट को साथ ले जाना चाहता था। तो उसे ये लगा कि किसी छोटे माध्यम में ही इनको आना चाहिए। और तब फिर छोटे माध्यम में, पत्थर पर भी माध्यम नहीं बन सकता था, स्कल्पचर्स भी ले नहीं जा सकता था। उस हालत में उसने नए माध्यम ढूंढे और नए माध्यम उस समय दो ही थे, एक लकड़ी के तख्ते जिन्हें ले जा सकता था आदमी, और एक दूसरा वस्त्र, कपड़े। तो बैनर्स की परंपरा चली साउथ में, जो सेंट्रल एशिया में है, वो ज़्यादातर बैनर्स और उस तरह के पोस्टर्स बने जो कपड़ों पर थे। इसके बाद की 2 सदियों में मिनिएचर की टेक्निक, उसकी लाइनों, रंगों और शक्ल वगैरह में कुछ इस्लाहात हुई। बारहवीं सदी में मुस्लिम हुक्मरानों की रियासतों में भी तस्वीर मुखालिफ रुझान कम हो गया था और सेक्युलर खुशबू फैलने लगी, और उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग की सरपरस्ती भी करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि राजपूत और क्षत्रिय, जो 6वीं सदी में हिंदुस्तान में खुद भी एक हमलावर थे, उन्होंने भी अपने फनून में हिंदू तौर तरीकों को शामिल कर लिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखिए कि एक पॉलिटिकल इंटीग्रिटी जो होती है, पूरे हिंदुस्तान का जो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, बर सग़ीर कहते हैं उर्दू में, पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है, इट वाज पार्ट ऑफ वन पॉलिटिकल अम्ब्रेला अंडर द खलजीज़ एंड तुगलक्स। और उसी पीरियड में हम देखते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हम देखते हैं कि दूसरे फील्ड्स में भी अचीवमेंट्स नज़र आती हैं, इंटेलेक्चुअल में फील्ड में, कल्चरल फील्ड में। और न सिर्फ दिल्ली सल्तनत बल्कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो दक्कन के इलाके में ख़ास तौर से जो स्प्लिंटर सल्तनत बनी हैं, वो बीजापुर में, गोलकुंडा में, वहाँ, और उसके अलावा विजयनगर, बहुत बड़ा इलाका है विजयनगर का, जिसमें मैसिव अचीवमेंट्स वेर मेड इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स, आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, पूरा जो विजुअल कल्चर है उसके फील्ड में। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स अभी भी हैं दक्कन में देखने को। और उसके अलावा बंगाल में देखिए, पंजाब के इलाके में देखिए। 13वीं सदी के अवाइल में जैन धर्म की वजाहत करने वाले मखतूते भी इन्हीं ख्यालात की तर्जुमानी करते हैं। कागज की ईजाद से मगरिबी फनकारों को नए तजुर्बे करने की आज़ादी और मौक़े नसीब हुए। उन्होंने अपनी तख्लीक़ात में जैन तीर्थंकरों की ज़िंदगी को उसी तरह कलमबंद किया है जिस तरह कल्पसूत्र और कलकाचार्य में बयान किया गया है। जैन आर्टिस्टों ने वाक़या निगारी पर ज़्यादा जोर डाला और हालात की अक्कासी के बजाय खूबसूरती के लिए ऑर्नामेंटल लैंडस्केप का भी इजाफा किया है। हम लोग मिनिएचर्स, जो इंडियन मिनिएचर आर्ट है, उसको 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। 5 भी नहीं कहना चाहिए, 6 कैटेगरीज। तो अर्ली आर्ट जो है वो जैन एंड पाला आर्ट है, वो अपनी एक अलग कैटेगरी है, उसकी एक अपना अलग स्टाइल है। वो पाम लीफ पे भी है, वो पेपर पर भी है, और वो क्लॉथ पर भी है।
और शुरू में जब पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो जो जैन कल्पसूत्रास या जैन कालकाचार्य कथा वगैरह बनी, तो उन्होंने क्या किया कि वो पाम लीफ का छोटा साइज था, उसको थोड़ा कागज़ को बड़ा कर दिया। शुरू में वो ये समझ नहीं पाए कि हम उसको बड़ा कैनवास भी कर सकते हैं, मगर उन्होंने उसका वही पाम लीफ स्टाइल से ही थोड़ा स्टाइल बड़ा कर दिया और उसके ऊपर गोल्ड के साथ लेटर्स लिखे। और जो अर्लीस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1439 का जैन मैन्युस्क्रिप्ट है, मांडू कल्पसूत्र कहलाता है वो। और वो उसकी सबसे जो ब्यूटी है कि मांडू कल्पसूत्र मांडू सुल्तान्स की पैटर्नेज के अंडर किसी जैन मुनि ने उसको पेंट करवाया है। 13वीं सदी के अवाखिर में हिंदुस्तानी सकाफत पर तुर्की के असरात नुमायां होने लगे, जिन्होंने जैन पेंटरों को ज्यादा मुतासिर किया, क्योंकि हाशियों की सजावट में फारसी अनासिर का इस्तेमाल शुरू हो गया था और जानवरों और बुतों के पूरे सफ़ों की तस्वीरों के बजाय हिंदू मुसलमान दोनों की रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीर कशी होने लगी। जैसे ही इंडिया में 1350 के आसपास पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके पहले जो हमारी मिनिएचर्स थी वो पाम लीफ में बनती थी। तो पाम लीफ तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे पेजेस काट के उसके ऊपर बनाया जाता था, और इसलिए वो मीडियम बड़ा छोटा था, उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता था, क्योंकि पाम लीफ के साइज़ के अकॉर्डिंग ही फिगर भी बनाना पड़ते थे, और फिगर भी बहुत छोटे छोटे होते थे, और साथ में उसमें टेक्स्ट भी लिखी जाती थी। मोस्टली सारे पाम लीफ जो थे वो रिलीजियस होते थे, बुद्धिस्ट होते थे या जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, जो भी रिलीजियस है, क्योंकि इंडियन आर्ट बेसिकली रिलीजियस आर्ट है। और चाहे वो हिंदू आर्ट हो, चाहे वो इस्लामिक आर्ट हो, चाहे वो बुद्धिस्ट आर्ट हो, चाहे वो जैन आर्ट हो, वो सारा रिलीजियस है, बेस जो है रिलीजन है। मगर धीरे धीरे दूसरी इंटरेक्शंस होने से, बाहर से लोगों के आने से, उसमें थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस हो गया। वो ज़्यादातर दरबार सीन्स इंट्रोड्यूस हो गए, या हंटिंग्स हो गई, या राजाओं की पोर्ट्रेट्स हो गई, तो वो एक कैटेगरी अलग है। मगर साइमल्टेनियसली दो सिस्टम चलते रहे, एक कोर्ट आर्ट चलता रहा, एक दूसरा रिलीजियस आर्ट भी चलता रहा। हिंदुस्तानी मिनिएचर ज़्यादातर मुजस्समा निगारी, मौसीकी की मोतदिल असरंगेज़ी और अदबी क़िस्सा गोई की रिवायत पर मुश्तमिल है, और यही उसकी तस्वीरों की खुसूसियात हैं। हिंदुस्तानी मिनिएचर का कैनवस इंसानों और जानवरों की बाहम मौजूदगी और उनकी बूदोबाश है। हिंदुस्तानी मिनिएचर्स के खासे बड़े हिस्से का झुकाव मन्नतों, मुरादों, रूहानी मकासद और मुख्तलिफ अकायद की जानिब है। यहाँ अलामतों का इस्तेमाल काफ़ी वसी है, लेकिन मुबहम अलामत निगारी इसकी खुसूसियत नहीं है। इन मिनिएचर्स में ख्यालात का बराह रास्त इजहार और उनके खुतूत, शक्ल या रंगों में शफ़ाफियत होती है, यानी वो ऐसा कुछ भी नहीं छुपाते जिसको उनका ब्रश वाज़े करना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो बाउंड्री के अंडर नहीं काम करते। शायद ये आर्ट की तरफ इशारा है, क्योंकि आर्ट जो है वो स्पेशली जो विजुअल्स हैं, जो इमेजेस हैं, और इसमें म्यूज़िक भी आती है, इसमें आर्किटेक्चर भी आता है, जो कहीं सीमित नहीं होते हैं। अब डोमिनेंट लैंग्वेज किसी की एक हो सकती है, पर उस पर असर जो है वो भतूरे होते हैं, हमेशा से ये होता है। चाहे कोई रूलिंग एलीट किसी एक टेस्ट का हो, मैं तो उसको आर्ट भी नहीं कहती हूँ, बल्कि एक एलीट कल्चर होता है, एक एलीट टेस्ट होता है, जो फिर नीचे की तरफ जाता है। 1000 ईस्वी के बाद मंजरनामा पूरी तरह बदलता है। इस्लाम की आमद के साथ अरबी और फारसी मिनिएचर्स के नमूने सामने आने लगते हैं। दिल्ली सल्तनत के जरिए जो स्टाइल आए वो मौजूदा हिंदुस्तानी फन की शक्ल से बहुत मुख्तलिफ थे, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए दरवाजे खुले थे। इन फन्नी नमूनों और फन्ने तामीर में दोनों का इंजज़ाब
और तजुर्बात फितरी तौर पर सामने आए, जैसे मीनार और मेहराब की तामीर दोनों में नजर आती है। एक जो जिसको हम कहना चाहेंगे कि स्टाइलिस्टिकली जो चेंज हुआ वो आया, और दूसरा एक ट्रीटमेंट जो था टेक्निक में वो और इंट्रोड्यूस हुआ, और दोनों जब मिल करके बने, जिसको कि हम देखेंगे कि, और ये प्रथा जो थी मिनिएचर पेंटिंग्स की ये चलती रही, और मुग़ल काल में उसमें सिर्फ ये टेक्निकल और थीमेटिक चेंजेस आए, उनकी थीम्स बदल गई, ट्रीटमेंट बदला और स्टाइल बदली, पेपर आया, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी जो हर जगह काफ़ी कुछ पैरेलल चल रही थी, एक साथ काफ़ी कुछ हो रहा था आर्ट के सीन में। मुसलमानों की दिलचस्पी फारसी और फारसी पेंटिंग स्टाइल में जागुजी रही, क्योंकि ये उनको अपने मादरे वतन की याद दिलाता था। चुनांचे वो कभी अपनी पसंद की पेंटिंग की फरमाइश ऐसे पेंटरों से करते जो उनके तर्ज मुसव्वरी से शनासा नहीं हुए थे, यहाँ तक कि वो उन्हें उनके शनासा तरीकों से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर भी करते। बहरहाल इन हुक्मरानों ने एक नए तबके को फरोग दिया और उनकी सरपरस्ती की। पेंटिंग दरबार का फन होकर रह गया था और उनके लिए बरोएकार लाया जाता था जो खुद को बरतर समझते थे। किताबें दौलत और ताकत के बायस फख्र अलामत समझी जाती थीं। मुसलमान उमरा के दरमियान रंगो रोगन के मुख्तलिफ सामान, कागज़, रोशनाई की मांग बढ़ गई और वो बेहतरीन दस्तकारी, नए नए स्टाइल और तरीक़ों के शौकीन हो गए। गोया पेंटिंग उनकी ज़ाती तफरीह का सामान बन गई। मुसलमान हुक्मरां अपने मोहल्लों में लाइब्रेरी बनवाते और ढेरों फनकार और सन्ना उनके यहाँ काम करते। लिखने से लेकर पढ़ने तक, और पोइट्री पढ़ने से लेकर पोइट्री लिखने तक, और कैलीग्राफी पे बहुत हुनर को आला समझना, ये उस दौर के जो एक कल्चर था वो उसमें था। और उसकी जो कहना चाहिए जो उसमें से निकले हैं लोग, वो ये उस वक्त का देन है हम कहेंगे। तो इसमें एक आदमी नहीं शामिल है बल्कि एक पूरा दौर है उस वक्त का, और एक पूरा कल्चर जो हर तरीक़े से अपने को आला और आला बनाता चला जा रहा है। तो इसमें कोई राय नहीं है कि ये मुग़लों की अपनी एक समझ थी, एक बहुत बड़ी पहचान थी उनकी, और उनकी एक अपनी जिसे कहना चाहिए हर तरीक़े से उनका हुनर था जो हर पहलू में हमें नज़र आता है। उसको उन्होंने बहुत उससे तराशा और उसको जिसे कहना चाहिए पाला। ये फ़न्नी नमूने जो मुग़ल शाही ख़ानदान के ज़रिए फ़रोग़ पाए और शुमाली हिंदुस्तान के फ़नून पर हावी रहे, मुख्तलिफ़ क़िस्म के इब्तिदाई मुक़ामी रिवायती तरीक़ों से ही नमूदार हुए थे। आज की क़िस्त में आपने देखा कि हिंदुस्तानी मुसव्वरी की रवायत अहद क़दीम से मौजूद है। हिंदू, बौद्ध और जैन मज़हबों की इबादतगाहें मुख्तलिफ नक्शो निगार और तस्वीरों से आरास्ता थीं। 10वीं सदी में ताड़ के पत्तों पर बने फनपारे मजहबी रस्म व रिवाज के लिए मखसूस थे। फिर हिंदुस्तान में इस्लामी हुक्मरानों की आमद के बाद मंजरनामा बदलता है और मिनिएचर पेंटिंग्स में अरबी और फारसी असरात दिखने लगते हैं।